क्या यूपीआई पर आपको ट्रांजैक्शन फीस देना पड़ेगी? बात करेंगे आज के एपिसोड में। इंडिया एज ए कंट्री, हमारा मार्केट साइज बहुत बड़ा है, जिसका सीधा सा रीजन ये है कि हमारी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। कुछ सालों पहले की अगर बात करूं तो क्रेडिट कार्ड्स के लिए हम बहुत बड़ा मार्केट हुआ करते थे। एक्चुअली एक जनरल सोच ये होती है कि चूंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं तो किसी डेवलप्ड कंट्री से 5-10 साल पीछे होंगे। इसका मतलब आज जो किसी वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री में हो रहा है, 10 साल बाद 5 साल बाद हमारे यहाँ भी यही होगा। इसी के चलते मार्केट की ये रिसर्च थी कि जैसे विदेशों में हर छोटे बड़े ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होता है, वैसे ही हमारे यहाँ भी होगा। और क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन इतना कम है, यानी इतने कम लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है कि इसका चलन बढ़ने पर इंडिया क्रेडिट कार्ड्स का बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा। अब यहां तक तो सब ठीक था, बात अच्छी लग रही थी। लेकिन फिर मार्केट में आया यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और इतनी तेजी से यूपीआई ने मार्केट कैप्चर किया कि किसी क्रेडिट कार्ड के रिसर्च पेपर को इसकी भनक तक नहीं लगी। आज आपको अपना वॉलेट या कैश या कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अपने पास रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा पेमेंट आपके मोबाइल से हो जाता है। यूपीआई की सक्सेस के पीछे एक रीजन इसका फ्री होना भी है। कभी कभी आपको किसी शॉप पर दुकानदार ये बोलते मिल सकता है कि कार्ड पर ट्रांजैक्शन फी भी लगेगी, लेकिन यूपीआई तो एकदम फ्री है। सब्जी वाले से लेकर पान की गुमटी तक आप यूपीआई यूज कर सकते हैं, ये वहां पर एक्सेप्टेबल है। और यहीं पर मैं फिर वहीं जाना चाहूंगा जब मैंने कहा था कि एक जनरल फीलिंग ये होती है कि चूंकि हम एक डेवलपिंग नेशन हैं तो किसी डेवलप्ड कंट्री से 5-10 साल पीछे होंगे। विद यूपीआई हम इन डेवलप्ड कंट्रीज से भी 5-10 साल आगे पहुंच चुके हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अब हमको बिना वॉलेट के बाहर जाने की आदत लग चुकी है। तो अगर कल को किसी शॉप वाले ने यह कह दिया कि सर यूपीआई पर ट्रांजैक्शन फी अलग से लगेगी, तब कहीं हमें वापस भागकर घर में आना पड़े वॉलेट लेने के लिए। रिसेंटली न्यूज में था कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस लगने वाली है। क्या ये सही भी है या गलत है? इस सब की डिटेल देंगे अभिषेक। आज शहर में इंट्रोडक्शन में कहा कि एक रिसेंटली न्यूज में था कि यूपीआई पे जो आप पेमेंट करते हैं उस पर ट्रांजेक्शन फीस लगेगी। तो क्या ये सही है? क्योंकि हमने देखा है कि शहर ने इंट्रोडक्शन में कहा कि आपका छोटे से छोटा पेमेंट करना हो, 1 रुपए से का भी पेमेंट करना है, 10 रुपए का पेमेंट करना हो, तो आप अपने वॉलेट से यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, या बड़े से बड़ा ट्रांजेक्शन भी यूपीआई से करते हैं। आज का एक सब्जी वाले की दुकान, पान वाले से लेके बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक, हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आपको सब जगह क्यूआर कोड स्कैनर मिल जाता है, जहाँ पे आप उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अब इसकी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह थी वो ये था कि एक तो ये कन्वीनियंट है, आपको वॉलेट रखने की जरूरत नहीं, आपके पास मोबाइल है, आप ऐप खोलिए, बारकोड स्कैन कीजिए, पेमेंट हो जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी सक्सेस की इसी वजह थी कि ये फ्री है। गवर्नमेंट का भी इंटेंशन था, जब ये गवर्नमेंट ने पूरा इंटरफेस बनाया, पूरा टेक्नोलॉजी का इंटरफेस दिया, कि इसको फ्री रखा ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट का यूज करें, डिजिटल पेमेंट गेटवे का यूज करें, और इसका यूसेज बढ़े। बट अभी रिसेंटली न्यूज में आया है कि इस पे क्या, आप जब यूपीआई से जो ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको पैसे देना पड़ेंगे। अभी न्यूज आई क्यों? आरबीआई ने एक क्वेश्चन है निकाला है डिस्कशन के लिए, अपने जो स्टेक होल्डर है, आरबीआई का स्टेक होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, या जो भी इस सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके लिए 40 क्वेश्चंस का क्वेश्चन है निकाला है। उसमें ये भी पूछा गया है कि क्या यूपीआई ट्रांजेक्शन पे चार्जेस लगाना चाहिए। 3 अक्टूबर तक का टाइम दिया है रिप्लाई फाइल करने के लिए कि क्या यूपीआई पे ट्रांजेक्शन लगाना चाहिए। ये क्या, डिस्कशन के लिए आरबीआई ने एक क्वेश्चन निकाला है, अभी लगाया नहीं है। बट ये न्यूज में था कि आगे जाके ये ट्रांजेक्शन चार्जेस लग सकते हैं। अभी डिस्कशन में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम बनाया है यूपीआई का, ये एनपीसीआई ने बनाया है। तो एनपीसीआई और थर्ड, एक जो भी आप पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी ऐप यूज कर रहे हैं, तो कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए ऑन एन एवरेज एनपीसीआई को और उस थर्ड पार्टी ऐप को 2 रुपए खर्चा होता है। तो ये खर्चा अभी सरकार भर रही है, या वो थर्ड पार्टी जो ऐप है वो भर रही है, या बैंक भर रही है? तो आरबीआई का ये प्रपोजल था कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है
इस पे एमडीआर लगाना चाहिए। एमडीआर होती है मर्चेंडाइज डिस्काउंट रेट। आप यूपीआई के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, आप आरटीजीएस करते हैं, एनईएफटी करते हैं, आईएमपीएस करते हैं, उसके लिए आपको कुछ चार्जेस देना पड़ते हैं। हर बैंक के अलग अलग चार्जेस रहते हैं। आप जो अमाउंट कर रहे हैं, आप आरटीजीएस करो तो आरटीजीएस चार्जेस, आप इसमें आरटीजीएस चार्जेस लगते हैं, वो पे करना पड़ते हैं। तो उसी तरह से ये एमडीआर जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, वो यूपीआई ट्रांजेक्शन पे भी एक डिस्कशन के लिए आया है। अब ये किसको पे करना पड़ेगा, या मर्चेंट को पे करना पड़ेगा, या जो आप पे कर रहे हो उसको पे करना पड़ेगा। तो ये दोनों साइड हो सकता है कि आपको भी पे करना पड़े, ये दोनों साइड्स होता है। या तो कस्टमर पे कर रहा है, मर्चेंट पे कर रहा है, या दोनों ही पे कर रहे हैं। अब इसकी हम एक साइज समझते हैं कि काफी हम सबने बात की कि काफी बड़े लेवल पे अब यूपीआई हो गया है। हम कई कंट्री से 5 साल आगे हैं। अब इसकी साइज समझे हम, कितना बड़ा ट्रांजेक्शन है, कितने ट्रांजेक्शन पर डे हैंडल करते हैं। तो जो एनपीसीआई का जो नंबर है लास्ट मंथ जुलाई का, उसमें ये कहा गया है कि लास्ट मंथ जुलाई में टोटल 628 ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिनकी वैल्यू, सॉरी, 628 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए यूपीआई में पिछले महीने। और इनकी जो वैल्यू थी वो थी 10.63 लाख करोड़। और लगभग अभी तक ये जो पूरा जो यूपीआई सिस्टम है, इसमें 338 बैंक्स या जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है वो जुड़े हुए हैं। अब आप क्रेडिट कार्ड का भी यूज करके यूपीआई पे पेमेंट कर सकते हैं, तो वो भी। टोटल 338 बैंक्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज या दूसरी फाइनेंशियल कंपनीज इस यूपीआई सिस्टम से जुड़े हुए हैं। और एक जुलाई का ही मैंने जैसे मैं बताया कि 6028 करोड़ ट्रांजेक्शन यूपीआई से हुए एक महीने में। जैसे ही डिस्कशन आया, जब ये न्यूज आई कि चार्जेस लग सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी एक स्टेटमेंट आया कि अभी कोई हम प्लान नहीं है कि हम इस पर ट्रांजेक्शन लगाए। इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि इंकरेज करना चाहती है कि ये ट्रांजेक्शन और बढ़े। जब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जब बजट आया था 2021-22 का, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने यही कहा था कि हम ये डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने बजट में 1500 करोड़ का प्रोविजन भी रखा था। इस साल के जो बजट था 2022-23 का, उसकी स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो हमने लास्ट ईयर ये जो एक 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 एंकरेजमेंट किया है, हमने पुश किया है डिजिटल पेमेंट गेटवे को बढ़ाने का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और इस बजट में भी उसके लिए 200 करोड़ का प्रोविजन रखा गया है। तो भारत सरकार का ये कहना है कि अभी हमारा कोई प्लान नहीं है कि इस पे हम चार्जेस लगाए, ये फ्री ही रहेगा। और अभी नियर फ्यूचर ये फ्री रहने वाला है। इस पे कोई किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस आप यूपीआई पेमेंट करते हैं उस पर नहीं लगने वाले। उसी के साथ ये जब ये न्यूज थी कि जब क्या इस पर ट्रांजेक्शन चार्जेस लगने वाला है यूपीआई पेमेंट पे, उसी बीच पे 22 अगस्त को आरबीआई की तरफ से एक और न्यूज आई थी। हम जब डिस्कस करें आरबीआई की, तो 22 अगस्त जो मंडे पिछला गया है उसमें ये भी न्यूज आई थी कि आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी जल्दी लॉन्च करने वाला है। इसको नाम जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है सीबीडीसी, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जब हमने जो बजट पे जब बजट आया था 1 फरवरी को, उसके बाद हमने हमारा जो एपिसोड किया था उसमें ये बात जो हाईलाइट्स बताए थे बजट में के, तो उसमें ये बात किया था कि ये भारत सरकार का ये प्लान है कि ये फाइनेंशियल ईयर में वो अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करना चाहती है। तो उसी आरबीआई ने भी कहा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में एक हमारी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होगी। बट अभी इसमें बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है ये क्रिप्टो करेंसी। अब क्या फॉर्मेट रहेगा की डिटेल्स अभी आउट नहीं हुई है, पर जितना आरबीआई ने कहा है कि ये पूरी एक लीगल टेंडर एक क्रिप्टो करेंसी रहेगी। जिस तरह से सिंपल भाषा में समझे कि जिस तरह से बिटकॉइन होता है, उसी तरह से ये एक क्रिप्टो करेंसी रहेगी। ब्लॉकचेन पे मॉडल पे वर्क करेगी। बट इस जो अभी जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन जैसे, और ये जो आरबीआई करेंसी लॉन्च करेगी, इसमें जो सबसे बड़ा जो फर्क रहेगा कि बिटकॉइन हो या दूसरी करेंसी हो, वो किसी भी जो किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा सपोर्ट नहीं है, उसके द्वारा उसको मान्यता नहीं है। ये आरबीआई की खुद की डिजिटल करेंसी होगी सीबीडीसी, इसकी आरबीआई की मान्यता होगी। इसको आप इस क्रिप्टो करेंसी को जो भी मौजूदा करेंसी जो रुपए है उससे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहे कि जो कन्वर्ट कभी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं।
दूसरा ये है कि इसमें जो ट्रांजेक्शन होगा इस क्रिप्टो करेंसी में जो आरबीआई लॉन्च करेगी, उसमें दूसरी क्रिप्टो करेंसी की तरह आप किसी भी थर्ड पार्टी या बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। अ, और उसके साथ साथ ये जो जो ट्रांजेक्शन होगा, ये इंडिया के साथ साथ आप बाहर भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आरबीआई का जो प्लान है वो उसको एक फेस आउट मैनर में इसको लॉन्च करना चाहती है। सबसे पहले आरबीआई का प्लान है कि जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है उसको होलसेल बिजनेस के में इस क्रिप्टो करेंसी को हम लॉन्च करें, यानी जो बी टू बी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो पेमेंट होते हैं, उसका आप इस आरबीआई की क्रिप्टो करेंसी का यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको रिटेल में भी लाया जाएगा ना, आम लोग भी इस करेंसी का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। बट इसको लॉन्च करने से पहले इसमें कुछ आपको जो कानून है, मौजूदा जो कानून है, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। आरबीआई ने एक लास्ट ईयर ही भारत सरकार के पास प्रपोजल एक एक भेजा हुआ है, एक ड्राफ्ट बिल भेजा हुआ है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, उसमें अमेंडमेंट का है। उसमें अमेंडमेंट करके ही आरबीआई अपनी, उसमें अमेंडमेंट होगा उसके बाद ही आरबीआई अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकता है। उसमें ये भी प्रोविजन है कि अगर आरबीआई की क्रिप्टो करेंसी आती है तो जो दूसरी क्रिप्टो करेंसी है वो इंडिया में इनलीगल हो सकती है या उसका यूज रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। अब ये जब बिल आएगा, जब गवर्नमेंट संसद में ये बिल प्रपोज करेगी, तब पता पड़ेगा कि जो दूसरी क्रिप्टो करेंसी है वो क्या इंडिया में बैन हो जाएगी या उसका यूज रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। आरबीआई की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होगी, इसी फाइनेंशियल ईयर में होगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपनी बड़े बजट स्पीच में कहा था कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम हमारी आरबीआई खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा, और आरबीआई ने भी अब कह दिया है कि हम तैयार है। उनको जो इंटरफेस होता है, एक टेक्निकल इंटरफेस होता है आरबीआई का, वो पूरी तरह से रेडी है। वो इस फाइनेंशियल ईयर में अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने के लिए तैयार है। पर ये फेस फेस वाइज मैनर में रोल आउट करेगा आरबीआई। पहले ये होलसेल बिजनेस के लिए रहेगा, उसके बाद ये आगे जाके धीरे 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 सब रिटेल यूज या एक आम आदमी के लिए भी ये करेंसी लॉन्च होगी। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही अलग ही पैराडाइम की बात है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखने का कि जो इंडिया की क्रिप्टो करेंसी, ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी होती है, क्या वो एक क्रिप्टो करेंसी 1 रुपए के बराबर होगी या कुछ और यूनिट उसका होगा, कैसे उसके फ्लक्चुएशंस होंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आप बिटकॉइन, इथीरियम से लेकर जो आल्ट कॉइन्स होते हैं उनको देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। क्या इंडिया की क्रिप्टो करेंसी भी वैसे ही फ्लक्चुएट होगी या कुछ और होगा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक देखने वाली बात होगी। और फाइनली जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी यूपीआई के सक्सेस की, तो क्या आप क्रिप्टो करेंसी को यूपीआई की तरह ही ट्रांजैक्शन कर भी पाएंगे, या दोनों कनेक्टेड रहेंगे, या क्या होगा? ये इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। तो ये हम ज़रूर इस पर नज़र रखेंगे, आपको भी अपडेट देते रहेंगे। इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।